हेलो बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हम प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की, तो आज भी हम चैप्टर नंबर 4 की ही बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। क्या हो गया, क्वेश्चन यही है ना। क्वेश्चन कितना है, हाँ 100, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं और इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, पहले को। पर सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ यहाँ पर। हल में क्या क्या दिया है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली है ना, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हमारे पास त्रिज्या है r = 10 सेंटीमीटर। तो हम इसका सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, ये चेंज करते सभी को आ जाता होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो इसकी एक वीडियो अलग बना देंगे हम, है। तो 0.1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, पास पास सटे फेरों की संख्या, मतलब n दिया हुआ है हमारे पास, n = 100। ठीक है, धारा दिया गया है, देखो I = 3.2 एम्पियर, है ना। तो क्या कहता है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो मैं पहला हल कर दे रहा हूँ आपके सामने। तो B = μ0 Ni/2r = वैल्यू, देखो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻7। n की वैल्यू 100 हमारे पास गिवन है, I की वैल्यू 3.2 अपॉन, देखो 2r है, 2 × r, r मतलब त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 0.1। ठीक है, 0.1 मीटर। अब देखिए इसको 0.1 ना लिखते हुए इसको हल करने के लिए सर, देखो ये कट कर देंगे, रहने दो, चलो चल जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो देखिए ये 0.1 है, पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, बस बात खत्म हो गई, है ना। अब देखिए तो ये 2 से, ठीक है, ये 2 से इस 32 को कैंसिल आउट करते हैं, 16 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला देखिए कि अगर इसको अब हल करते हैं तो ये 400 हो जाएगा, है ना। और 16 × 32, 16 × 16, 16 32, 16 64, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 64 हो जाएगा। ठीक है, 16 64, और ये कितना हो जाएगा, 100 है तो 6400। पाई का मान है तो ये इसको लिखेंगे 3.14 लिख देते हैं, × 10⁻⁻7 हो जाएगा। जब हल करेंगे आप इसको तो देखो ये यहाँ पर 2 0 2 0 से 2 0 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 64 × 314 × 10⁻⁻7 राइट कर दीजिएगा। जब आप इसको आगे की ओर और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल देखिए, तो मल्टीपल इसका अगर आप इसको सभी को हल करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर देखो मल्टीपल कर देते ना सबसे बढ़िया, 64, है ना। तो देखो 64 का गुना कर रहा हूँ, यानी कि 3 1 4 गुना 64, 4 4 16 6 1 4 1 4 5 4 3 12, ठीक है, 6 4 24 4 2 6 दूनी 6 कम 6 6 और 2 8 6 3 18, हल कर दो तो 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 4 9 8 4 8 2 10, ये 6 3 18, ठीक है, 10 और ये 9 और 10 और ये 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, × 10⁻⁻7 हल कर दोगे तो यहाँ से देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट हटा देता हूँ मैं, है ना, 4 तक यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ, तो 4 हटा दूंगा तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे तो टेस्ला, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट का आंसर ये हो चुका है। अब देखते हैं फर्स्ट के सेकंड का आंसर, तो आप पहले इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं बी का आंसर, देखते हैं क्या निकलने वाला है। तो बी का आंसर निकालेंगे तो बी का आंसर क्या है, क्या बोलता है, इस कुंडली का
चुंबकीय आघूर्ण, है ना, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, m इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA, ठीक है, इज इक्वल टू n मतलब फेरों की संख्या कितनी हो गई, पहले इसको NIA, अब a को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल है, तो ये कितना होता है, क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, पाई r स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है ना, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, देखो अब आगे पढ़ते हैं, तो n है, n की वैल्यू 100 हो गई, इंटू आई की वैल्यू 3.2 हो गई, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ये जो r की वैल्यू, अब r कितना है, ये है हमारे पास, है ना, r इज इक्वल टू 0.1, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, देखो हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर मल्टीपल करें तो सबसे पहले इसको लिख देते हूँ 100 है, ये देखो ये 2 पॉइंट से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3.2 इंटू 314 इंटू, जब इसका 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 0.01, ठीक है, 0.1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 0.01 हो जाता है। अब देखिए मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको मैं देखो यहाँ से भी 10 हटा देंगे, वहाँ से भी 10, अब इसको मल्टीपल करो, कितना होने वाला है, 32 का गुना करने वाला हूँ मैं, है ना, तो 32 का गुना कर देते हैं, 3 1 4 गुना 32, 8 2 एकम 2 3 दूनी 6 3 4 12 2 हासिल का 1 3 एकम 3 और 1 4 3 3 9, हल करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 2 2 4 10 और ये 10, ठीक है, इनटू ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा करके मैं यहीं ला देता हूँ, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट जब यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1, तो 1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे 10 पावर सीधे लिख सकता हूँ मैं 2 3, है ना, -3 की पावर, ठीक है। अब -3 की पावर, अगर इस पावर को हटाना चाहता हूँ तो मैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1.23 यहाँ पर इज इक्वल टू सीधे सीधे बोल सकता हूँ 10, अप्रॉक्सीमेटली 10 चुंबकीय क्या है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा क्या निकल चुका है, 10 निकल चुका है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मूल बिंदु पर एक अल्पांश की लंबाई x दिशा में 1 सेंटीमीटर है, जिसमें धारा 10 क्या हो जाएगा, एम्पियर बह रही है, इस अल्पांश के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है। क्या कहा कि मूल बिंदु पर एक अल्पांश की लंबाई, है ना, मूल बिंदु है उस पर एक अल्पांश की लंबाई x दिशा में 1 सेंटीमीटर है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहता है जिसमें धारा 10 एम्पियर क्या है, बह रही है, अल्पांश के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, बट समझेंगे कैसे हल करेंगे इसको। हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमारे पास पहले डीएल वेक्टर दिया गया है, देखो अल्पांश की लंबाई दिया गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात किया, यहाँ सदिश लगेगा, ठीक है, वेक्टर लगेगा, ठीक है। डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, है ना, कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मुझे किस में चेंज करना है, 1 सेंटीमीटर को मुझे चेंज करना है पहले मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर को कितने में लिख जाएंगे, कितने लिख देंगे हम, 0.01 मीटर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये डीएल कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में, इसलिए मैं बोलूंगा आई कैप, ठीक है। थोड़ा सदिश में है इसलिए थोड़ा समझना थोड़ा कठिन तो लगेगा आपको, लेकिन है सरल, ज्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जिसमें धारा आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर बह रही है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्या बोलता है, इस अल्पांश के कारण y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या बोलता है, 0.5 मीटर दूर स्थित एक बिंदु, है ना, तो मतलब r दिया गया है तो r वेक्टर बोलूंगा इसको, r वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 मीटर
जब इसको मैंने आई के बोला हूं एक्स अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष के लिए क्या बोलूंगा बेटा, जे के बोलूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये चीज दी हुई है, तब बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट का नियम लगाएंगे अब यहां पर, ठीक है। अब बायो सावर्ट का नियम लगाएंगे तो बायो सावर्ट का नियम हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि dB इज इक्वल टू, यही तो पढ़ा है कि dB इज इक्वल टू क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, यही पढ़ा है ना। लेकिन यहां पर हम सदिश की बात कर रहे हैं तो ये नहीं लगेगा। सदिशों के लिए जो बायो सावर्ट का नियम होता है कुछ और होता है ना, इसी से निकला है, बट कुछ और होता है। तो उसको देखते हैं क्या होगा, उसको हम कैंसिल कर देते हैं यहां से। हाँ वहाँ के नहीं लिखे थे, के लिख देते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब देखो तो क्या होता है, डी बी वेक्टर, सदिश के लिए तो वेक्टर लगाऊंगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू, अब देखो ये हो जाएगा हमारा डी एल वेक्टर, ये आपको याद रखना है क्या होगा, डी एल वेक्टर, या पहले आई को लिख देते ना, आई डी एल वेक्टर बोलते थे, तो आई लिख देते क्योंकि सदिश को पास में लिखेंगे, आई डी एल वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। इन दोनों सदिशों के बीच में कौन सा गुना होगा, देखो सदिश है, सदिशों का सदिश गुणन पर पढ़ेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा अपान में, ये हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ स्क्वायर रहता है बट यहाँ क्यूब हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। चलो वैल्यू को लिखते हैं, तो म्यू 0 की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको 10⁻⁻7 लिख देते हैं इंटू आई की वैल्यू कितनी बेटा, आई की वैल्यू ये है 10 एम्पियर है ना, इंटू ये देखो डीएल की वैल्यू कितनी है 0.01, ठीक है, आई केप ये हो गया, और ये क्रॉस क्या हो जाएगा 0.5 जे केप, ये जे केप हो जाएगा, ठीक है बच्चों, अपॉन में। अब देखिए आर यहाँ पर जो दिया गया है 0.5 आप होल क्यूब, जब आप इस पूरे को हल कीजिएगा तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, और ये क्या है हम निकाल रहे हैं डीबी वेक्टर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको टेस्ला बोल देंगे। हल करना है, थोड़ा सा बड़ा सा हल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और लग जाएगा, ये देखा नहीं मैंने, आई और जे का जो मल्टीपल होता है सदिश गुणनफल कितना हो जाता है, के केप होता है, के केप टेस्ला, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। हल करके देखिएगा, मल्टीपल करना, इतना आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरी बात क्या पूछे इसने, परिमाण तो निकाल दिए, दिशा क्या होगी। अब जो दिशा है यार इसकी, तो हमने देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात कर लिए थे, तो इसकी दिशा होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह होती है जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश, ये बात को लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, देखिए एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम व परास 10 वोल्ट है, इसकी परास बढ़ाकर 100 वोल्ट किस प्रकार की जा सकती है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब व गरीब है, क्या कहता है कि एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है, परास 10 वोल्ट है, इसका या इसकी परास बढ़ाकर कितना बोलता है 100 वोल्ट किस प्रकार की जा सकती है, हमें ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, जी दिया हुआ है ना, वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर का प्रतिरोध जी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 100 ओम दिया गया है, परास दिया गया, परास मतलब विभवांतर दिया गया है, विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 वोल्ट दिया, इज इक्वल टू 10 वोल्ट है ना। फिर क्या कहता है कि पूर्ण विक्षेप के लिए है ना, तो क्या टर्म देख लेंगे कि विक्षेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्षेप इज इक्वल टू पूर्ण स्केल हो जाएगा है ना, पूर्ण स्केल, विक्षेप क्या होगा, पूर्ण स्केल होगा, यही तो बात हो गई। ये हमारे पास सबसे पहले दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो देखते हैं कैसा करेंगे आगे। अब देखो पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए धारा है ना, क्या लेंगे, पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए धारा, क्या बोलता है, पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए धारा। अब ये धारा क्या होगी, तो इसको देखते हैं, धारा क्या हो जाएगी हमारी, तो धारा हो जाएगी है ना आई जी, क्योंकि धारा मापी में से धारा जाएगी, तो आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर बट्टे क्या हो जाएगा, विभवांतर बट्टे बोलो प्रतिरोध हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/100
100, कैंसल आउट करोगे तो 0.1, कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी धारा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या निकाल दिए, आई जी की धारा निकाल दिए। अब क्या बोलता है, इसका परास बढ़ाकर इतने वोल्ट यानी कि 100 वोल्ट किस प्रकार की जा सकती है, हमको ये बात कहनी है। तो देखो क्या करेंगे अब आगे। अब परास देखो, अब परास कितना बोला है, अब परास इज इक्वल टू 100 वोल्ट। यही तो बात क्या उसने, क्या परास कितना है 100 वोल्ट है। तब श्रेणी क्रम में बोल देंगे यहाँ पर, श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध है ना, क्या हो जाएगा प्रतिरोध, कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वी अपान कितना हो जाएगा, वी अपान आई जी माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। देखिए इधर कॉर्नर में बना देता हूँ मैं इसको। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है ना, कितना बोला, अब परास 100 के लिए, अब 100 के लिए तो V की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 100 हो जाएगा, अपान बोलो आई जी की वैल्यू हमने 0.1 निकाले थे, 0.1 माइनस जी की वैल्यू 100 है, 100 हो जाएगी। ठीक है, 100 ही तो दिया था, हाँ देखो ये 100 दिया था। हल करेंगे तो इसको लिखेंगे, जो ऊपर जाएगा इसमें पॉइंट हटा दूंगा मैं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 ऋण ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 में से यदि मैं 100 को घटा देता हूँ है ना, 1000 में से कितने को घटा देते हैं 100 को, तो कितना हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा ओम, क्योंकि प्रतिरोध ही तो निकाले थे, तो हो गया प्रतिरोध। तो क्या बोल दिया हमने कि जो R निकाल दिए वो R प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 900 ओम होना चाहिए। और ये 900 ओम का जो प्रतिरोध है वो किसके क्या कैसे क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये हो गया हमारा 7th का हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का हल क्या है। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी में 10⁻⁻4 एम्पियर की विद्युत धारा से पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है, तो 1 एम्पियर धारा नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमें 1 एम्पियर धारा नापने के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास है ना, यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी, तो धारामापी का जो प्रतिरोध दिया है G इज इक्वल टू 99 ओम दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई कि धारामापी का जो प्रतिरोध है वो 99 ओम दिया गया है। विद्युत धारा दिया गया है I इज इक्वल टू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये दो बात क्लियर हो गई आपके सामने कि हमारे पास क्या दे दिया गया है, G दे दिया गया है 99 ओम और I दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 10⁻⁻4 एम्पियर। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे हम। अब देखो कि यहाँ पर किन से पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है, तो 1 एम्पियर धारा नापने के लिए, तो यहाँ पर 1 एम्पियर धारा नापने के लिए, तो इसको अब धारामापी में से जो धारा जा रही है उसको IG लिख लो है ना। 1 एम्पियर धारा नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो I की वैल्यू दी गई है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये है I की वैल्यू, IG की वैल्यू दी है 10⁻⁻4। ठीक है, तब क्या बात कर लेंगे, क्या व्यवस्था करनी है। तब देखो यहाँ पर, तब शंट है ना, तब क्या बोल देंगे, शंट S इज इक्वल टू, शंट का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था IG इंटू कैपिटल G अपान क्या होगा I माइनस IG। ठीक है, यही तो हो जाएगा, इज इक्वल टू IG की वैल्यू 10⁻⁻4, G की वैल्यू 99 अपान I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू ये है ना दे दी गई 1 एम्पियर माइनस IG की वैल्यू कितनी दे दी गई है 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। जब आप इस संपूर्ण को हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0099 एम्पियर। सॉरी, शंट का प्रतिरोध है तो एम्पियर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ये ओम आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। और ये किस क्रम में जुड़ा रहना चाहिए, ये जुड़ा रहना चाहिए समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार से आपको और वीडियो मिलते रहेगी। जिन बच्चों ने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें जिससे अन्य बच्चों का फायदा हो। ये क्वेश्चंस बेटा वार्षिक एग्जाम में आएंगे तय है। ठीक है।